अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बजट 2019-20 के बाद और अब IMF प्रोग्राम के बाद उसके साथ जो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, मुआशी गैर यकीनी सी, वो ख़त्म हुई। लेकिन जो गैर मुआशी गैर इक़्तिसादी बेयकीनी किसी कैफियत है वो अभी भी कायम है। और वो मुल्क में इस वक्त जो ज़ाहिर है कि एंटी करप्शन ड्राइव जो इस वक्त चल रही है और फिर FBR के नोटिसेस जो चल रहे हैं, तो मजमूई तौर पे हमारी जो कारोबारी बिरादरी है, कारोबारी तबका है, वो उससे नाला भी नजर आ रहा है। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चेंज है और चेंज है वो कभी भी इस कदर वेलकम नहीं किया जाता। इन तमाम उमूर का जायजा लेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कराची से ही DSNG लिंक पे हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जनाब आरिफ हबीब साहब ने। आरिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, माहिर मुआशियात और साबिक सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज बिजनेस रिकॉर्डर में आपका एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल में जो कल परसों भी आप बात कर रहे थे, आपने आज उसमें बड़ी जो है वो तफसीली रोशनी डाली। एक हैरत इस बात पे कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे, हमारे मई के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.1% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन था। जून में हमने आके देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ रुपए की कदर भी जो है वो भी नुमाया उसमें कमी हुई। लेकिन इसके बावजूद जो जून की जो एक्सपेक्टेशंस थी 9.5% जो है वो बात की जा रही थी इन्फ्लेशन फिगर होगी, लेकिन वो आई 8.9%। पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पहले भी आपने हैरत का इजहार किया और आप समेत तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं इसके ऊपर उनको बड़ी हैरत हुई। आज आपका आर्टिकल क्या कहता है, उसमें आपने बड़ा फोकस किया, बहुत उसका जो है वो जायजा लिया, बहुत फोकस्ड होके। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही, पहले तो जरा ये हमारे साथ शेयर कीजिए नाज़रीन के साथ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, मतलब मजमून जो है वो बुनियादी तौर पर एक तो इस बात का जायज़ा ले रहा है कि ये हैरत अंगेज़ कमी क्यों वाक़ हुई है इन्फ्लेशन के अंदर, और उसके बाद आने वाले साल के अंदर इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है उसके मुतालिक एक राय कायम की गई है। और मेरी बुनियादी जो इसमें मैंने बात रखी है वो ये कि मुझे लग रहा है कि आने वाले साल के अंदर इन्फ्लेशन इंशाल्लाह सिंगल डिजिट के अंदर ही रहेगा। अच्छा। और इसको बुनियाद बनाकर मैंने एक और बड़ी बात रखी है, और वो लोगों की बेचैनी का बाइस रही है और उस पर अभी भी लोगों में खौफ पाया जाता है। और वो है कि आगे जाकर ये इस साल में जो भी कुछ हमने कुर्बानी देनी थी IMF के लिए, एक्सचेंज रेट के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और फिर बजट के अंदर जो पहाड़ जैसा हमने टैक्सों का बार रखा हुआ है, इस सब के होते हुए मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश है मज़ीद कि हम कोई बड़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर और खुसूसन इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है, और मैंने ये बात भी रखी है, इंटरेस्ट रेट इस वक्त हमारा रियल इंटरेस्ट रेट 5% आ रहा है। 5% रियल इंटरेस्ट रेट दुनिया में आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। और इस मईशत के अंदर जहां पर बरसों नेगेटिव इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं, 2% से ज्यादा जो है आपको रियल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा अभी तो आपके पास बहुत बड़ा गैप है। अगर हम 2% रियल इंटरेस्ट रेट का टारगेट रखें तो 3% तो ज्यादा है। लिहाजा आपको जो है मजीद न सिर्फ ये कि कोई गुंजाइश नहीं है, आप आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट के मुकाबले के मुतालिक कुछ ना सोचें। देखिए, कुछ बिजनेस भी होने दें। आप चाहते हैं बिजनेस होगी या नहीं होगी, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, सरमायाकारी होगी या नहीं होगी। इन इंटरेस्ट रेट पे आपने देखा 14% के ऊपर PIBs बिक रहे हैं, जो कि रिस्कलेस रिटर्न है। तो इस 14 के ऊपर ही कोई बिजनेसमैन चाहेगा ना कि मुझे ज्यादा पैसे मिलें। बैंकर जो है वो काइबोर +4 के ऊपर जो है SME की फाइनेंसिंग करता है। तो काइबोर इतने बड़े रेट का तो होता भी नहीं है, लेकिन ये कि अगर इससे मुताबिकत रखेंगे तो 16 से 18% इस पे कोई कारोबार
और नई सरमायाकारी नहीं होनी। तो मेरी जो इस मजमून के अंदर चंद मेरे नज़र मकासद रहे हैं वो मुख्तसरन ये है। ठीक है, आरिफ हबीब साहब, दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो ये कि IMF मंजूर हो गया, जो एक बात की जा रही थी, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, वो अब खत्म हो गई, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक आपके अनसर्टेनिटी है वो अपनी जगह बदस्तूर कायम है। जाहिर है कि एक जिसका तस्करा भी डॉक्टर साहब ने भी किया, एक हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के हवाले से। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक एंटी करप्शन ड्राइव जो इस वक्त चल रही है, पकड़ धकड़ है, FBR के नोटिस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल जैसी बताई जा रही है, जैसे ऑपोजिशन कह रही है, वैसे ही है या थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो डॉक्टर साहब का आज का आर्टिकल है, आई थिंक ये पूरी मुल्क के अंदर ये ज़ेर बहस है और ये बहुत ही उम्दा एनालिसिस है और बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस है कि जो उन्होंने बताया है कि अगर आप मेरिट पर फैसला करेंगे तो आई थिंक कोई केस नहीं बनता कि ये इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो। अगर आपने कोई IMF के साथ जो है कोई कमिटमेंट कर लिया है बगैर हिसाब किताब किए हुए, तो वो फिर दूसरी बात है। तो आई थिंक ये डिस्कशन अगले दिनों में भी जो है वो चलते रहना चाहिए, ताकि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन आए इस महीने के आखिर में, तो ये सारे फैक्टर उनके मद्देनजर होने चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट में कारोबार करना जो है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना जो है वो बहुत ही जो है वो खामख्याली होगी। तो आई थिंक ये बहुत आपने अहम सब्जेक्ट जो है से इब्तिदा की है। जो दूसरी चीजें आपने कही वो बिल्कुल सही है कि हमारा बजट गुजर गया, IMF का अप्रूवल गुजर गया, इससे जो है वो कदरे अनसर्टेनिटी जो है वो कम होनी चाहिए। जो अब अनसर्टेनिटी मेरी नज़र में ज़्यादा थी, वो ज़्यादा है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी का आना। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो पहले से ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएंगे, जबकि ये एनालिसिस बता रहा है डॉक्टर साहब का कि ये बढ़ने का तो जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि कम होने की बात होनी चाहिए। तो ये तो जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जहाँ दूसरी बातें हैं कि ये बजट के सिलसिले में कुछ बिजनेस कम्युनिटी, कुछ ताजिरों को जो है वो खदशात हैं, कुछ इनके इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो मैंने सुना है वो तो कल शबर जैदी को ये कहते सुना था, वो कहते थे कि हमने शनाख्ती कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो तो अगस्त तक मौखर कर दी है। तो अगर वो ऐसी बात है तो अभी तो वो इशू नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ताजिर बरादरी के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास आए थे, उनको हमने सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और इनको मुतमईन करके हमने भेजा है। तो मुझे लगता है कि बजाय ये एजिटेशन और ये करने के, इनको चाहिए ताजिर बरादरी के नुमाइंदों को कि वो इंगेजमेंट करें विद FBR, उनके चेयरमैन और उनकी टीम के साथ और इस मसले को हल करें। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल आई थिंक सबको समझ लेनी चाहिए कि जिसका जो टैक्सेस में ड्यू शेयर बनता है, जो ऑब्लिगेशन बनती है, वो उनको देना चाहिए। एंड आई थिंक इस बजट में मैं ये देखता हूँ कि कुछ नए एवेन्यूज जो है वो तलाश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हमारे यहाँ बहुत प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन इसके अंदर खातिर ख्वाह टैक्सेस नहीं थे। वो टैक्सेस बढ़ाना ठीक है। डेट सिक्योरिटीज जो है उसमें भी टैक्सेस बहुत कम थे, उसको बढ़ाना भी आई थिंक बहुत ही ऐसा इकदाम है। तीसरा जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम था। प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम को भी मिनिमम टैक्स करना और उनको फिर असेसमेंट करना जो है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब है। इसलिए कि आप ये देखें कि हमारा GDP का 20% जो है एग्रीकल्चर है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टैक्स में, और हमारा ये ट्रेडिंग का जो कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बहुत मिनिमल है। तो वो उसका ड्यू कंट्रीब्यूशन आना चाहिए ताकि इंडस्ट्री पे जो बहुत ज्यादा बोझ है वो भी कम हो और आपका टैक्स टू GDP रेशो एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक जो है वो पहुंच सके। तो अभी जी खुरम शहजाद, लग रहा है कि लोगों में जो है आई थिंक इन चीज़ों को करते हुए और फिर ये जो दूसरे मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ और दूसरी फंड रेजिंग होगी, तो आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता
कॉन्फिडेंस जो है वो लौटेगा। ठीक है खुर्रम साहब, आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब का जो आर्टिकल, जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रीदिंग स्पेस इस मौजूदा माहौल में जिसमें हम बात कर रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की, और उसूलन जो है वो फिर चीजें बेहतरी की तरफ और जल्दी जानी चाहिए। देखिए इस वक्त जो है डॉक्टर साहब ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कंप्लीट उनका जो आपको एलैबोरेट किया उन्होंने, और जैसे आरिफ साहब ने बहुत वैलिडली जो है वो उसको रीएम्फसाइज किया। मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन मैन को हिट करती है चीज़ वो महंगाई है। महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो हुआ है इस साल का एवरेज जो आया है 7.3%। लास्ट ईयर का जो एवरेज था वो था 3.9%। तो नेट जो इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन में, यानी कि इन्फ्लेशन में परसेंटेज पॉइंट्स जो बढ़े वो बढ़े 3.4%। ठीक हो गया। अगर इंटरेस्ट रेट्स हम देखें, इंटरेस्ट रेट्स जो है लास्ट ईयर 5.75% पे थे, पॉलिसी रेट की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो है 12.25% पे खड़े हैं। तो 6% का इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स में और 3.4% का इंक्रीज इन्फ्लेशन में, तो डबल से ज्यादा का इंक्रीज किया गया इंटरेस्ट रेट्स में। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो दो नुकसानात उसके हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दो बड़ी कॉस्ट आपकी हैं जो आप ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, ताकि आपके बिजनेस को एक ब्रीदिंग स्पेस मिले। जब बिजनेस को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है तो एम्प्लॉयमेंट से लेकर, ग्रोथ से लेकर, कॉर्पोरेट अर्निंग से लेकर हर चीज आपकी इंप्रूव होती है, हर चीज। और वो कहते हैं ना, टैक्स इज बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज बिकॉज ऑफ टैक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोलेशन में कोई चीज चले। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो टैक्सेस बढ़ाने का सबसे बड़ा जो रीजन, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ग्रोथ होती है। तो हमने इस वक्त ये किया है कि प्रायर एक्शंस लिए हैं, और प्रायर एक्शंस 3 एरियाज में लिए जाते हैं। एक्सटर्नल अकाउंट है, मॉनेटरी जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, और तीसरा फिस्कल साइड है। फिस्कल साइड में सब्सिडी कम करने की बात हुई, वो हमने IMF से पहले कर दिया। 140% गैस की प्राइसेस बढ़ाई, रफली कोई 90% आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी, आपने क्रॉस सब्सिडी को कम किया और आपने टारगेटेड सब्सिडी को बढ़ाना शुरू किया। दूसरी बात क्या की है कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स आपने बढ़ा दी, तो मॉनेटरी एक्शंस आपने ऑलरेडी ले लिए और ज्यादा से लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि रियल इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त 5% है, यानी कि दुनिया में वो इसलिए भी किया जाता है कि आप रुपी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स, जैसे बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स हैं, इस तरफ डॉलर आए, इस तरफ लोग इन्वेस्ट करें, फिक्स इनकम की तरफ आए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा आए आपके पास, जैसे इजिप्ट में भी हुआ है, ताकि आपके पास डॉलर इनफ्लो बढ़े। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि आगे जाते हुए इसके आउटफ्लो भी आपको मिलेंगे। यानी कि अगर फिक्स इनकम में आप हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लाते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में दोबारा डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। ये स्ट्रैटेजी शायद इतनी इफेक्टिव ना हो हमारे यहाँ, क्योंकि इफेक्टिवली अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव रखते हैं उससे कोई खास फायदा हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज को अभी नहीं हुआ। आप मुशर्रफ दौर में अगर देखें वो एक पूरा पीरियड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थे, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी आई, FDI आई। मतलब आप ये देखें 2006-7 में $7 बिलियन तक की FDI आपका आया, इतना क्वांटम आया आपका। इसके अलावा जो एक और पॉइंट था वो है डेट का, कि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स मजीद बढ़ाएंगे, जैसे कि अब अभी हम बात कर रहे हैं कि आगे की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आगे इन्फ्लेशन लगते नहीं आउटलुक, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑयल अपनी जगह पर है और दूसरी जो आपकी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, वो कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादातर गोल्ड में जा रहे हैं, वो सेफ हेवंस की जब बात होती है तो उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, आपके पास सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है डॉलर का, और उसके बाद आपका इंपैक्ट आता है ऑयल का। ऑयल 1/3 है आपकी टोटल इंपोर्ट में। जब 1/3 की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सब चीजें बढ़ जाती है, तो इसके लिए आता है। लेकिन अभी कितना स्पेस है, कितना रूम है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी? अभी बढ़ने की जो थी बात 2 से 3 रुपए, उसकी वजह ये थी कि आपके यहाँ डिवैल्यूशन हुई है, यानी कि डॉलर में इजाफा हुआ है, ऑयल प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ, तो इसलिए वो कह रहे थे कि जी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन नहीं बढ़ाई, अच्छी बात है। आगे जाते हुए देखिए डॉलर स्टेबिलिटी इन्वेस्टर के लिए और ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर स्टेबल होगा, एक डायरेक्शन इन्वेस्टर को मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी, तो नेचुरली आपकी इन्फ्लेशन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी डबल डिजिट्स में, जिस तरह से बजट में बताएगी। नाज़रीन, आज के हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद, आरिफ हबीब साहब और डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक। डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर है कि इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि अब हुकूमत जो है सेंट्रल बैंक से कर्जा नहीं लेगी, यानी नोट नहीं छापे जाएंगे, जो कि एक अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर जिसका होता है।
कमर्शियल बैंकों से जो है वो हुकूमत अपनी फाइनेंसिंग पूरी करेगी। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बचतों का रुझान कितना जरूरी है, सेविंग कल्चर कितना जरूरी है? क्योंकि जाहिर है कि बैंकों को अपना डिपॉजिट बेस जो बढ़ाना पड़ेगा, वो सेविंग कल्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इन्हिसार होता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या पॉलिसी होनी चाहिए? इमरान साहब, पहले तो ज़रा ये समझने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी फाइनेंसिंग जो 8.5 ट्रिलियन तक चली गई थी, वो यकमुश्त तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बैंक उठा लें। तो उसका इब्तदाई तरीका जो है वो अभी भी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होगा। OMO के ज़रिए से कमर्शियल बैंकों को वो पैसे दिए जाएंगे स्टेट बैंक की तरफ से। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि कान यूं पकड़ने के अब यूं ऊपर से लाके पकड़ा जाने वाली बात है। तो इब्तिदा में तो यही मामला हुआ है, ठीक है जनाब। और इसमें थोड़ी सी हुकूमत की कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि एक कॉस्ट पर वो कमर्शियल बैंक्स को देगा और दूसरी कॉस्ट पर उनको गवर्नमेंट पेपर मिलेगा, तो दरमियान में 10 बेसिस पॉइंट के करीब जो है उनकी आमदनी हो जाएगी। चले थोड़ा सा 1-2 बिलियन रुपए की उनकी इजाफी आमदनी हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि इस कर्जे को ख़त्म किया जाए। यानी ये अभी भी जो है ये स्टेट बैंक का ही कर्जा है जो बैंकों के ज़रिए से मिल रहा है। बैंकों के पास तो इतने वसाइल नहीं है। थोड़ा सा यकीनन वो गवर्नमेंट से दूर गए थे और अब आ गया है PIB 14% वाला, तो उसको वो खरीदेंगे और आपने देखा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन इसके अलावा अभी भी देखिए जरा कमाल हो गया, पिछला जो ऑक्शन हुआ है ट्रेजरी बिल का, उसमें फिर 3 महीने का जो है बैंकों ने उसको खरीदा है और उन्होंने कोई वो ज़रूरत उनकी ज़्यादा थी, लेकिन बमुश्किल उन्होंने 98 बिलियन का जो है वो हुकूमत ने उठाया है। तो अभी तो इसमें ज़रा वक्त लगेगा इसको सुधरने के अंदर कि ये चीज़ जो है। और उसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये सिर्फ उस सूरत में ठीक होगा जब फॉरेन फाइनेंसिंग आए आपके पास। अच्छा, जब फॉरेन फाइनेंसिंग आएगी, हुकूमत ही लेती है फॉरेन फाइनेंसिंग, तो वो जब स्टेट बैंक में देगी तो स्टेट बैंक की बोरोइंग जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगी और उसके पास जो डॉलर यानी कि आएंगे उससे रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। तो ये एक इलाका होगा जिससे सब्स्टिट्यूशन होना शुरू होगा। ये जो मकामी गवर्नमेंट का कर्जा है वो फॉरेन कर्जे के अंदर बदलेगा और ये अभी इस दफ़ा 1800 अरब रुपए जो है वो रखा गया है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में जो खुर्रम जो है नौजवान है ये बता देगा, इसको 1880 को डिवाइड कर दें 165 से, तकरीबन 13 बिलियन डॉलर 14 बिलियन डॉलर या इससे भी ज़्यादा की रकम जो है वो अगर ये मिलता है आपको, आता है आपके पास, तो जी 12 बिलियन आए, तकरीबन 12 जी 12 बिलियन के करीब जी। तो लिहाजा ये चीज़ आपके पास आएगी तो उससे जो है फिर ये आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो लोकल मोनेटाइजेशन ऑफ उस डेट है उसका वो प्रोसेस रुकेगा और स्पेस बनेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी ज़्यादा कर्जा मिलेगा और जब हुकूमत का प्रेशर कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, आरिफ हबीब साहब, इस दौरान इस बीच में एक्सप्लेन किया इस वक्त, वेरी वेल एक्सप्लेन। अब जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक है उसकी क्या पोजीशन होगी? क्योंकि जाहिर है कि आपकी एक तरफ है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है सॉवरेन पेपर्स के अंदर और एक तरफ जाहिर के रिस्क है पूरा प्राइवेट सेक्टर का। इससे पहले भी हमने देखा कि बैंकों के लिए बड़े वारे नियारे उनके हो जाते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा होता है। तो ऐसे में हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहां पे खड़ा होगा फिर इस बीच में? आई थिंक इस हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में आई थिंक नई इन्वेस्टमेंट तो मैं समझता हूँ कि बहुत मिनिमल होंगी और उसकी वजह से वो वाले जो टर्म लोन्स की डिमांड जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कम ही रहेगी। लेकिन चूंकि इतना डिवैल्यूएशन हो गया है, रुपए की कदर इतनी गिर गई है, तो उसकी वजह से जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों की बढ़ेगी।
तो आई थिंक उसको चूंकि उसमें बैंकों के लिए जो है वो रेवेन्यूज भी होते हैं और उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एलसीज वगैरह का काम होता है और दूसरे जो है उनके पास इंसिलरी इनकम जो है वो आती है, तो उसको बहुत सारे बैंक जो है वो इनकरेज करते हैं और मैं समझता हूं कि वो अच्छे ग्रुप्स और अच्छे बिजनेसेस के लिए जो है वो आई थिंक अवेलेबिलिटी रहेगी। और फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बाहर से हमारे पास ये फंडिंग आती है तो फिर गवर्नमेंट की अपनी भी जो है वो रिक्वायरमेंट वहां से भी जो है वो पूरी होगी, तो लोकल फिर डिमांड जो है मुमकिन है उससे जो है वो मैनेजेबल रहे। तो एक तो ये बाहर से फंडिंग और दूसरा टर्म लोन की डिमांड कम होना और तीसरा जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होना, वो और उसमें बैंकों के लिए इंसेंटिव होता है, रेवेन्यूज होते हैं, तो इस तरह आई थिंक मैं समझता हूँ सिनेरियो नजर आता है मुझे। अच्छा, खुर्रम शहजाद, कुछ पिछले दिनों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक प्रपोजल भी दिया था कि हुकूमत सेविंग फंड जो है वो लॉन्च करे और स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराया जाए। उसको नाम दिया गया था RSIA यानी रजिस्टर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 ट्रिलियन की ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कैटर कर सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। पाकिस्तान की एक बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो फॉर्मल चैनल में आ सकती है। तो अब जाहिर है कि एक कदम हो सकता है, ये इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए था, और वो भी इन हालात में जबकि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जी एब्सोल्युटली, ये तो नो ब्रेनर है कि आपके पास जो है कोई ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए जिससे आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंट हो और लोगों को इंसेंटिव के साथ जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। ये हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो ब्रिज कैसे होगा, वो इंसेंटिव के थ्रू होगा, वो आप पिनलाइज करके नहीं कर सकते। सही। ऑलरेडी अगर आपकी इकोनॉमी लेट्स से पैरेलल इकोनॉमी एज पर सर्टेन एस्टिमेट्स आपके यहाँ 50 से 70% के बीच में है, कुछ लोग तो कुछ स्टडीज तो कहती है कि 100% है, लेट्स से 50% भी अगर आप ले लें तो आप अगर आप $275 बिलियन की इकोनॉमी है तो 450 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी आराम से आप इस वक्त हैं, जो कि आपका काफ़ी हद तक हिस्सा पैरेलल है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एमनेस्टी अगर आप देखें, पिछली एमनेस्टी जो आई थी उसमें 124 अरब रेस किया, 2.5 ट्रिलियन रुपीस के एसेट्स डिक्लेयर हुए, कोई 80-85 हज़ार लोगों ने डिक्लेयर किया अपने आप को। इस वाली एमनेस्टी में भी जो है बेनामी और रियल एस्टेट को ऐड किया गया, उसकी वजह से आपके पास 1,37,000 लोग आए, जिसमें ओवरलैपिंग को अगर हम हटा दें तो तकरीबन 1 लाख नए लोग ऐड हो गए हैं। उसके साथ साथ तकरीबन आपको 70 अरब रुपए टैक्स में भी मिल गए, प्लस आपके पास 3 ट्रिलियन रुपीस के एसेट्स यानी तकरीबन कोई $22 बिलियन के एसेट जो है डिक्लेयर हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपकी इकोनॉमी में ये हिंट देता है कि एक और अभी एमनेस्टी आप करें अगले साल, आप देखिएगा आपको टाइट पकड़ धकड़ के बाद अगर कोई फिर भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन सिर्फ पता ये लगता है कि आप इंसेंटिवाइज अगर करें, देखिए इन प्रिंसिपल एमनेस्टी ठीक नहीं होती जेन्युइन टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आप उनको पैरेलल जो है इंसेंटिव नहीं दे रहे तो वो भी डिस्करेज होता है जो आपका जेन्युइन टैक्स पेयर है। लेट्स से उसके लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट वही रेट रख लें 4% का जो आप जो है वो एमनेस्टी वालों को दे रहे हैं। लेकिन चले ठीक है, वो एक अलग डिबेट है। ये बात हो रही है कि क्या हम डॉक्यूमेंटेशन को उठा के नॉन डॉक्यूमेंटेशन को डॉक्यूमेंटेशन में कैसे ला सकते हैं, प्लस अपनी कैपिटल मार्केट्स को किस तरह से, देखें इसके बहुत मल्टीपल फायदे हैं। आप ना सिर्फ उनको इंसेंटिवाइज करके ला रहे हैं अपने मार्केट्स में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ से फंडिंग भी क्रिएट कर रहे हैं और लिक्विडिटी आ रही है आपकी मार्केट में। लिक्विडिटी ड्राइव्स मार्केट्स। अगर आपके पास लिक्विडिटी है, इस वक्त देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे 2 सीनियर्स जो बात कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट्स में, इसलिए तो आपके यहाँ जो है वो ग्रोथ इंजन जो है लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी क्रिएट कैसे होगी, चाहे वो फॉरेक्स के थ्रू हो, बाहर से आप पैसा लेकर आए अपने फिक्स इनकम में लाएं या इक्विटी में ले। हमें इस वक्त इक्विटी जो है वो सेल करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इक्विटी में जितना पैसा आएगा आपके यहाँ ग्रोथ यहाँ से ड्राइव होती है। आपके यहाँ हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में ग्रोथ ड्राइव नहीं होती, नॉन प्रोडक्टिव एसेट ज्यादा खड़ा होता है क्योंकि आप प्रोडक्टिवली अपने डेट को यूज नहीं कर रहे ना। डॉक्टर साहब ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी फॉर्मल चैनल में लेकर आ रहे हैं, डरा धमकाने वाली पॉलिसी और इसके अलावा दूसरी पॉलिसी इसके पैरेलल जो है उसमें बड़ी मुनाफा बख्श और उसके लिए पुरकशिश बनाने वाली, और प्लस कैपिटल मार्केट्स पाकिस्तान की, क्या कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि एक आइडियल क्या चीज बन सकती है? डॉक्टर साहब रहनुमाई कीजिएगा। देखिए इमरान साहब, मैं तो मुस्तकिल ये कहता रहा हूँ कि ये सारा सिलसिला जो है वो एतमाद को बढ़ाने का और लोगों को तरगीबात देने का है। उसके ज़रिए से ये चीज़ जो है मेरी नज़र में ज़्यादा कामयाब होगी। डर और खौफ जो है वो ऐसे अनासिर हैं जो फिर लोगों को जो है ना जमा कर देते हैं।
ठीक है ना। और हमने देखा है माजी के अंदर, मैं तो मतलब उस वक्त मौजूद था जब डॉक्यूमेंटेशन फॉर इकोनॉमी शुरू हुई 2000 के अंदर मुशर्रफ साहब की, और बाकायदा फ़ौज जो है उसने उसमें शिरकत की। लेकिन वो जब आप छोटे से छोटे ताजिर के पास गए तो मज़ाहमत जो है वो सामने आनी शुरू हुई, और फिर एक मरहले के बाद ये सारा काम रुक गया। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास वाकई मेरे ख्याल में मैंने ये खुर्रम शहजाद का एक सटायर देखा कि FBI ने जो है एक डायरेक्टिव निकाला है कुर्बानी के जानवरों पे। जी जी सर, वो आइडिया के जानवरों पे। नहीं तो वैसे आइडिया कैसा है सर? सर ये आइडिया कैसा है वैसा, ये बताइएगा। सर देखिए, मेरी बात सुने यार। मतलब लोग इस बात को भूल जाते हैं भाई, मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी। अब देखिए, एक कानून वो होता है कि एक अक्सरियत लोगों की कानून की जो है ना पाबंदी कर रही होगी, फितरतन वो कानून की पाबंदी करना चाहते हैं। चंद अनासिर होंगे जो कानून को तोड़ना चाहते हैं, और उनको जाके हमने पकड़ना है। और उनके ऊपर भी अगर आपका रोब और दबदबा रहेगा तो आपको जाके पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। लेकिन अगर लोगों को मालूम हो जाए कि यार आपके पास सलाहियत भी नहीं है, आप पकड़ भी नहीं सकते, और इसके अलावा भी आपका कानून जो है जो ताकतवर है उसको तोड़ रहा है, तो सारा कानून का रोब और दबदबा जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो इसको इम्तहान में न डालें, इस कानून को। ये समझ करके जनाब हमारे पास जो है इतने वसाइल और ज़राए आ गए हैं कि हम हर चीज़ को जो है उसकी निशानदही कर लेंगे, और अभी ये ख़त्म होने दें डेट और देखेंगे। और फिर ये देखिए, एक बदकिस्मती से अगर ये अटैचमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो सर ये मतलब कल भी बात हुई थी, इनमें नामों को तो मत शामिल कीजिए ना, नामों पे तो पर्दा डाले रखे कि किसका है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने पकड़ा है। इसने तो पूरा जो अगर बेनामी लॉ देखें आप, तो इतनी जबरदस्त पैलेट, यानी कि पहले वो कमिश्नर ने साबित करना है कि जनाब ये आइडेंटिफाई करना है, एक अथॉरिटी है उसके पास लेके जाना है, उसने मानना है, फिर आपने अटैचमेंट करना है, फिर एक अपैलेट फोरम है, फिर एक स्पेशल कोर्ट है, फिर उसके बाद सजा है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ओ भाई, मतलब यानी कि एक उम्र कसीर जो है इस सारे अमल के अंदर गुजर जाएगी। ये को थोड़ी है कि इधर आपने जो है ये आपकी डेट खत्म हुई और छू मंतर से सारी जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स हैं और तमाम खाते हैं ये हैं वो सब अपने जैसे उमंड कर जो है वो आपके गल्लक के अंदर आ गए। ऐसा सर नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश तो यही रही है कि हमने जो है इसको तरगीबात के ज़रिए से लोगों के जज्बात उधार कर, उनके कौमी जज्बे को उभार कर इसको कामयाब बनाना चाहिए, बजाय इसके कि इसके अंदर मैं तो ये कहता हूं कि वो फाइन प्रिंट में होना चाहिए। आप बैंक में अकाउंट खोल रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन तो आप खुद भरते हैं, लेकिन एक पूरा सफ़ा भरा होता है पीछे, वो शराइत का है बैंक और आपके दरमियान में, कभी हमने नहीं पढ़ी वो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सही बात। तो फाइन प्रिंट के अंदर होना चाहिए कि क्या नुकसानात होंगे। ठीक, आरिफ हबीब साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ज़ाहिर के इदारों की जिसकी इस वक्त निशानदेही की, इससे और एक माहौल जो है वो खराबी की तरफ जाएगा, सूरत हाल जो है वो तशवीश की तरफ जाएगी ना। क्या बेहतर हो सकता है कैपिटल मार्केट्स को लेकर, और जो इस वक्त बात की कि आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी को फॉर्मल चैनल में लेकर आए, उसके लिए तरगीबात क्या हो सकती हैं, पुरकशिश वेन्यूज क्या हो सकते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आरिफ हबीब साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने आपके सामने रखा था। चूंकि आप कैपिटल मार्केट्स में भी हैं, आप रियल एस्टेट में भी हैं और आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हैं, तो आपसे बेहतर मैं नहीं समझता कि शायद कोई और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। आरिफ साहब जी। इमरान, मैं समझता हूं कि तरगीबात तो जो है वो हुकूमत ने बहुत सारी दी। अब अभी देखें कि ये अभी की एमनेस्टी है, एक साल पहले जो है एमनेस्टी दी है, और कल मैं चेयरमैन FBR को सुन रहा था, उन्होंने कहा आज भी अगर किसी ने ये अवेल नहीं की और कोई मिस हो गया किसी से, तो वो अपने रिटर्न को जो है वो अमेंड कर सकता है नॉर्मल टैक्स देने के, उनके ऊपर पेनल्टी जो है
वो नहीं लगेगी। अभी भी उन्होंने वो एक विंडो जो है वो अवेलेबल रखा है। तो आई थिंक उसके बाद ये तो सारे जो है वो कैरेट्स थे, थोड़ा स्टिक का इस्तेमाल भी जरूरी है मेरी नजर में। और ये बात भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हो रही थी तब भी ये बात हमने कही थी कि आपको देखें कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपको पिछली एमनेस्टी से कम जो है वो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन आप ये बात जो है वो ये बताएं कि आप मतलब ये लास्ट चांस का मतलब लास्ट चांस है। अगर लास्ट चांस का मतलब फिर भी आप कहेंगे कि आइंदा भी हम इस तरह इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो आई थिंक लोग जो है वो इस फॉर्मल डिसिप्लिन में नहीं आएंगे। और मैं ये कहता हूँ, लोग ये जब कहते हैं ना कि टैक्स ये हो गया, मैं कहता स्टॉक एक्सचेंज में जब टैक्स एग्जाम था तो हमारी मार्केट जो है वो 1200-1300 पॉइंट से ज्यादा बढ़ती नहीं थी, 1500-1600 जाती थी, 800-900 जाती थी। लेकिन उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स लग गया, उसके बाद हमने 54,000 देखा उसका। तो मतलब ये है कि जो है अगर मेरी नजर में टैक्स जो है वो इतना पेनफुल नहीं है, प्रॉफिट होना या ना होना वो आई थिंक मेन क्वेश्चन है। अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट में जो जायज टैक्स चला जाता है तो हम तो ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा टैक्स बढ़ा। इसका मतलब ये है टैक्स बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारी इनकम जो है वो बढ़े। तो आई बिलीव कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने आप को जो है वो फॉर्मल डिसिप्लिन में लाएं, और उसके लिए जरा थोड़ी कहीं सख्ती की जरूरत हो तो कुछ वो भी आई थिंक होना चाहिए, ताकि लोग जो है जो लोग मतलब ये है कि ये तरगीब की लैंग्वेज को न समझते हो वो दूसरी लैंग्वेज से फिर आ जाए। ठीक, खुर्रम, कल प्रोग्राम में असद रिजवी और मोहम्मद सुहेल थे और कल ये बात हो रही थी कि दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान इस वक्त जाए इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान सुकूक लेकर जाए, अपने बॉन्ड्स लेकर जाए, और जाहिर है कि जो मेच्योरिटी है इस वक्त पाकिस्तान की उससे पहले हमने अरेंजमेंट भी करना चाहिए। तो आप बाय करते हैं इस स्टेटमेंट को? बिल्कुल, देखें इसमें दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स देखने के हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त लिक्विडिटी है, और मैं आपको अभी शेयर करता हूँ कि किस जो है वो एंगल से मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी है और रेट्स क्या चल रहे हैं, और ये सही टाइम है कि आप टैप करें। लेकिन इसमें देखना ये कि हम लॉन्ग टर्म के लिए टैप करें, हम ये 1 साल 2 साल के जो है वो बॉन्ड्स या 3 साल के बॉन्ड्स ना करें। हम याद है आपको 2004 में हमने किया था 20 साल का बॉन्ड, 35 साल का बॉन्ड, ये हम जाएं। और इस वक्त क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आपके सारे जो रेलेवेंट हैं लोग हैं हमारे कैपिटल मार्केट के, वो क्यों इस पे एम्फेसिस इतना कर रहे हैं, उसकी वजह ये है अभी आप फ्रांस देखें, फ्रांस ने अभी तकरीबन $11 बिलियन का, रफली कोई 9.9 बिलियन यूरोस का बॉन्ड किया है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे। नेगेटिव से मतलब ये है कि आप पैसा रेस करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली डिस्काउंटिंग होती है, तो आप पैसा लेते ज़्यादा हैं और वापस कम करते हैं, तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इस तरह से होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि 50%, इसका 50% -13 बेसिस पॉइंट, यानी कि इस वक्त लोग यूरोप में, अगर वो ठीक है वो कंट्री सवरन की उनकी रेटिंग डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, तो जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे जाके लोग पैसा दे सकते हैं, हमारे यहाँ 3%, 4%, 5% पर रेट पे क्यों नहीं पैसा आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। देखिए किस अमर की ज़रूरत है, वो ये कि हम अपना जो नैरेटिव है ना, स्टोरी जो हमारी सेलिंग पाकिस्तान स्टोरी जो है, वो हम अपना नैरेटिव एक बैलेंस करें, सिर्फ एक तरफ हम ना करें, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ ना करें, हम साथ साथ ये करें कि पाकिस्तान की यूनिकनेस क्या है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अभी हम कतर से होकर आए थे, कतर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सऊदी अरब वाले खुद आए थे, चाइना ऑलरेडी आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कतर ने ऑलरेडी आपको $500 मिलियन दे दिए हैं, सऊदी अरब ऑलरेडी आपके साथ कमिट कर चुका है बिगेस्ट रिफाइनरी के लिए। अपना नैरेटिव अगर हम जो है ठीक करें और बैलेंस रखें और इंटरनेशनल मार्केट में जाके बताएं कि देखें IMF आ चुका है इस वक्त हमारे पास। मैं आपसे एक नंबर शेयर करता हूं, सबसे बड़ा जो इशू होता है इन्वेस्टर्स का, वो होता है आपकी करेंसी का। फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। फॉरेन करेंसी अगर आप देखें पिछले 20 सालों में जब भी हम IMF में गए हैं, हमारे पास जो करेंसी पैरिटी की स्टेबिलिटी नेचुरली आई है, और सिर्फ 4.5% जो है 4-4.5% आपकी डेप्रिसिएशन हुई है रुपये की अगेंस्ट डॉलर। जब आप IMF प्रोग्राम में नहीं थे, अच्छा ड्यूरिंग प्रोग्राम आप बता जी, और नॉन IMF एरा में आपके पास 17.5% का जो है वो डीवैल्यू हुआ है, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ आपकी पैरिटी की जो है वो कदर में कमी हुई है।
तो देखें ये तो आपके पास हार्ड फैक्ट्स है ना, इसको जाके आप सेल करें। आप कहें कि जी आप देखें अब आप आईएमएफ प्रोग्राम में, देखें आईएमएफ प्रोग्राम बेहतर होता है नहीं होता एक अलग डिबेट है, वो हम हमेशा कहते हैं कि जी आईएमएफ प्रोग्राम में आप जाते हैं वो अपनी मनवाते हैं और आपके यहाँ कॉस्ट रेस करते हैं और आपके यहाँ जो है फायदे कम से कम होते हैं। ठीक है, आप अपने आप को सीधा करें ना, अपने आप डिसिप्लिन लेकर आए। देखिए कौन ये नहीं कहता कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आए, कर्जों को कम करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं और रैशनली बढ़ाएं। अच्छा एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, आईएमएफ प्रोग्राम में अगर आप देखें हम 70 साल से जा रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम में। एमनेस्टी हमने 1951 में पहली एमनेस्टी दी थी, 13 एमनेस्टीज अभी तक हम दे चुके हैं। 138 बिलियन हमने रेस किए थे टैक्सेस में अभी तक के, इस एमनेस्टी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी एमनेस्टी लास्ट वाली थी 124 बिलियन। हम 1958 में जब आईएमएफ उसमें गए, एमनेस्टी में गए, सेम ईयर में हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए थे और अभी तक हम 21 प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें आधे आपके स्टैंड बाय फैसिलिटीज थी, यानी कि आप डिफॉल्ट के वर्ष पे थे। ये प्रोग्राम डिफॉल्ट के वर्ष पे नहीं है, ये प्रोग्राम नॉर्मल है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। लास्ट वाली भी यही थी, 2008 वाली थी जो कि एसबीआई था, यानी कि आप उस वक्त डिफॉल्ट के वर्ष पे थे। तो देखिए ये सारी पॉजिटिव बातें हमें स्टोरी क्रिएट करके जाके बताने की जरूरत है कि आगे क्या है। अब छोड़ दीजिए हो चुका, जो स्टोरी है जो सेल करने की, उसमें एक बड़ी चीज आती है हमारे जो प्राइवेटाइजेशन काउंटर आता है, जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम देख रहे हैं कि उसमें ताले पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान में लॉस मेकिंग एंटिटीज, इनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, क्या होगा, कितना बड़ा शिफ्ट आया असद उमर और हफीज शेख साहब की थ्योरीज में, इनके उसमें, और जाहिर है कि अब सूरत हाल इनको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये सफेद हाथी जो हैं ये हमारा, इन्होंने माजी खराब किया और मुस्तकबिल भी हमारा खतरे में डाल देंगे। हमें इनसे जान छुड़ानी है, कैसे छुड़ानी है आप बताइए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये तो अब सामने आ गया है कि हफीज शेख साहब की इस सिलसिले में अप्रोच और असद उमर साहब की में बड़ा फ़र्क होगा। अब हम ज़रा ये देख लें कि MEFP चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आ जाएगा और वहाँ क्या अहद व पैमा हुए हैं इस ज़िम्न में वो भी वाज़े हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हफीज शेख साहब को जो है उनका जहन तो साफ़ है इस मामले में कि प्राइवेटाइजेशन के बगैर कोई चाराकार नहीं है। अब जो कुछ रह भी गया है वो इतना बड़ा उसका बार है हमारे ऊपर कि हमारे फाइनेंसेस को वो लेके बैठा हुआ है और आप सिवाय प्राइवेटाइजेशन के उसका और कोई हल नहीं है। यानी कम से कम वफाकी हुकूमत से इसका इंतज़ाम और इंसराम आपको निकालना होगा। आप मुफ्त में इनको दे दें सूबाई हुकूमतों को, वो इनकी देखभाल करें, वो ज़्यादा बेहतर इस काम को अंजाम दे सकती हैं, या आप मतलब मकामी हुकूमतों को दे दें, वो बिज़नेस के साथ मिलकर। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचें आप। यानी ये देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में आप ढूंढ लीजिए कहीं मुझे आप ये शोबा सिवाय पाकिस्तान के नुकसान में दिखा दीजिए। ये दुनिया के बेहतरीन प्रॉफिटेबल जो एरियाज हैं उनमें से हैं और इसके बावजूद हम जो है इन्होंने हमारे फाइनेंसेस को ख़राब कर दिया है। ठीक, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हमें इसको ठीक करना है, प्राइवेटाइजेशन को लेके चलना होगा और उसके बाद ही हम तवक्को कर सकते हैं कि वो तवानाई आएगी मईशत के अंदर। आरिफ हबीब साहब, आपका क्या क्विक कमेंट होगा के ऊपर, नीड ऑफ द आवर क्या है आरिफ साहब? नहीं, आई थिंक यही है कि इसको जल्द अज जल्द जो है सबको प्राइवेटाइज करना चाहिए और हुकूमत को जो है वो इन जो है कंपनीज को मैनेज करना से जो है बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ये एसेट जो है वो बेचें और उनको प्राइवेट सेक्टर को दें, प्राइवेट सेक्टर उनको बेहतर तरीके से चलाएगा। और हमारा पुराना तजर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है और ये बैंकिंग की प्राइवेटाइजेशन आप ये देखें, ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और दूसरे भी जो है सेक्टर्स में जो प्राइवेटाइजेशन हुई है वो कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट को पहले उन कंपनीज में पैसे डालने पड़ते थे, अब उन कंपनीज के टैक्सेस से उनको जो है वो बहुत हेफ्टी अमाउंट हासिल होता है। तो उनको उनकी सेल प्राइस भी अच्छी जो है। और पिछले आप ये देखें, पिछले लास्ट ये हबीब बैंक और UBL के शेयर जब बेचे गए थे
तो कई जाहिल लोग जो है उसको क्रिटिसाइज करते थे। आपने देखा कि जो है उसमें वो ज्यादा डॉलर्स भी मिले, अब उनकी प्राइसेस भी नीचे, और उसकी जगह RLNG के प्रोजेक्ट जो है लगे, आई थिंक उसको प्रायोरिटाइज करेंगे तो उसके बहुत सारे और ज्यादा पैसे मिलेंगे उसके अंदर। ठीक। तो आई बिलीव कि ये प्रायोरिटाइजेशन सक्सेसफुल रहा और प्रायोरिटाइजेशन ही इसका सही रास्ता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद खान, इस्लामाबाद स्टूडियो से, कराची से आरिफ हबीब साहब, और कराची स्टूडियो में खुर्रम शहजाद हमारे साथ रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक नज़र पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच में। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।